अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक पोस्ट पढ़ी, मेरे तोते उड़ गए। मैं हैरान रह गया कि वाकई ये कितनी सच्चाई है, कितनी खतरनाक सच्चाई है, और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खतरनाक सच्चाई इस फ्री वर्ल्ड वेस्टर्न सोसाइटीज़ की है। पावेल दुरोव साहब कह रहे हैं कि मैं 41 साल का हो रहा हूँ लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी जो जनरेशन है वो उस इंटरनेट को अब बचा नहीं सकती जो हमारे फोर फादर्स ने हमारी तरक्की के लिए बनाया था। उन्होंने कहा कि फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट की बेसिस था वो अब अल्टीमेट टूल ऑफ कंट्रोल बन गया है। वो फ्री स्पीच कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो कि दुनिया में फ्रीडम को प्रोमोट करते थे, वो आज इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को कैद करने के लिए। इंग्लैंड डिजिटल आईडीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे हर आदमी इनके कंट्रोल में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन एज चेक कर रहा है कि आपकी एज कितनी है, इससे भी डायरेक्ट कंट्रोल हासिल हो जाएगा हर पॉपुलेशन के ऊपर। और बाकी कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो प्राइवेट मैसेजेस को स्कैन कर रहे हैं। जर्मनी उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो इंटरनेट पे अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हज़ारों लोगों को सिर्फ इसलिए ट्वीट किया है कि इसलिए कैद कर दिया है, उनको जेलों में डाला हुआ है जो उनकी पसंद की ट्वीट्स नहीं करते। फेसबुक की पोस्ट के ऊपर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो उनके लीडर्स को फ्रांस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है ताकि वो फ्रीडम और प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकें। एक बहुत ही अंधेरा नज़र आ रहा है जिससे हमारी अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन की फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। हम सो रहे हैं लेकिन हमारी अगली पीढ़ी गुलाम बनने जा रही है। हमको झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि तुम आज़ाद देश में हो, हम किसी आज़ाद देश में नहीं हैं। और हमारे फोर फादर्स अपनी फ्रीडम, अपनी प्राइवेसी, सॉवरेंटी, फ्री मार्केट, फ्री स्पीच के लिए जाने देते रहे, लेकिन आज हम चुपचाप उन सब को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये है कि और हकीकत है, मैं भी इस चीज़ को बैठ के सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी के नाम पे हम कितनी तेज़ी से ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। करेंसियाँ अब बिटकॉइन और ये वो करेंसियाँ डिजिटल हो रही हैं, आइडिया डिजिटल हो रही हैं। डिजिटल होने का मतलब कि एक कंप्यूटर पे आप पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी अजीज दोस्तों, इधर आते हैं अमेरिका की जो चाइना और इंडिया पे और रशिया पे जो जंग है। दुनिया की 4 बड़ी मिलिट्री पावर्स में 3 इंडिया, चाइना और रशिया हैं। दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया, चाइना 2 हैं। असल मामला जो चल पड़ा है ना वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का। रेयर अर्थ मिनरल्स इस वक्त वैल्यू रखती हैं। पेट्रोल की अभी भी अहमियत है। पेट्रोल की अहमियत ना होती तो वेनेजुएला क्यों बेचारा टारगेट हो रहा होता। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि दुनिया में पेट्रोल का सबसे बड़ा रिजर्व है ना, वो वेनेजुएला के पास है 303 बिलियन बैरल, सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल, इराक के पास 145, कुवैत के पास 102, ईरान के पास 209 वगैरह वगैरह। अब आप देखें कि इसमें से वेनेजुएला, इराक, ईरान, रशिया आधे से ज़्यादा पेट्रोल है जो कि एंटी अमेरिका हैं। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल है ना, जैसे मैंने शुरू में टेक्नोलॉजी बताया, तो आगे बैटरीज और जो स्पेस प्रोग्राम और इन चीज़ों के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए ना,
उसकी पोजीशन ये है कि चाइना के पास ये कितने फिगर हैं, ये भी मैट्रिक टन, जो 44 मिलियन मैट्रिक टन चाइना के पास है, 21 मिलियन मैट्रिक टन ब्राज़ील के पास है, 6.9 मिलियन मैट्रिक टन इंडिया के पास है। ये टॉप 3 हैं, तीनों ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, तीनों से अमेरिका के पंगे हैं। अमेरिका के पास 1.9 मिलियन है। तो अजीज दोस्तों, देखा जाए तो 40% जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वो चाइना के पास हैं। चाइना को गैस और पेट्रोल नहीं है, लेकिन चाइना के पास ये आ गए हैं। दुनिया में जो ये रेयर अर्थ मिनरल की रिफाइनिंग हो रही है ना, वो 95% चाइना कर रहा है। 70% माइनिंग जो हो रही है ना रेयर अर्थ मिनरल की, वो चाइना कर रहा है। परमानेंट मैग्नेट्स, बैटरीज, इन सब के लिए जो ज़रूरी रेयर अर्थ मिनरल हैं, दुनिया की पूरी दुनिया की जो मार्केट है, इसमें चाइना का शेयर 90% है। और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल की अमेरिका को एक्सपोर्ट पे एम्बार्गो लगाया हुआ है। अजीज दोस्तों, अमेरिका की फटी पड़ी है, तपी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना के साथ पंगा है, चाइना के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा रहा हूं, क्योंकि चाइना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। कल इसने ये भी कहा कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं, वो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं, उनको खुली छूट है, लेकिन फिर हम उनको टैरिफ लगाएंगे ज़बरदस्त, क्योंकि ये एंटी डॉलर अलायंस है ब्रिक्स का। लेकिन सिचुएशन ब्रिक्स की ये है कि 10 नए कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, और ब्रिक्स ने इनको कहा है कि अब हमारे दरमियान ट्रेड डॉलर में नहीं होगी। सऊदी अरब, इमारात, इजिप्ट अब डॉलर में डील नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए झटके पे झटके हैं। ये अमेरिका का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स की रैंकिंग से बाहर हो गया है, पहली बार हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जो इसका नारा था, वो मेक अमेरिका गार्बेज अगेन बना रहा है इसको। डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है अमेरिका के साथ जो आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। टेम्परेरी ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो तबाही है ना, अब आप बताएं कि जापान हमसे चावल नहीं खरीद रहा, ट्रंप कह रहा है। जबरदस्ती खरीदने नहीं, जरूरत तो नहीं जरूरत। अब इसने नई चीज लाया है कि चाइना हमसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है, कुकिंग ऑयल नहीं खरीद रहा है, तो हमें गुस्सा आ रहा है, इसलिए हम चाइना के साथ पूरा बिजनेस बंद करने का सोच रहे हैं। इसकी मैया मर गई है, चाइना ने इसकी फाड़ कर रख दी है। जब इसने कहा कि हम चाइना पे 100% टैरिफ लगा रहे हैं, तो चाइना ने कहा कि हम 100% से ज़्यादा इंपोर्ट फीस लगा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। चाइना के पोर्ट पे जो शिप आएंगे उनके ऊपर भी हम अब लगाएंगे बड़ी बड़ी फीस। अजीज़ दोस्तों, बाइंग पावर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना हो गई है, $37 ट्रिलियन। अमेरिका $29 और भारत $16 ट्रिलियन। मतलब आप ये देखें कि चौथे नंबर पे जब रशिया $6.93 ट्रिलियन। यानी दुनिया की 4 बाइंग पावर जो हैं बड़ी, उसमें 3 अमेरिका की, जिनसे अमेरिका ने पंगे लिए हुए हैं। ब्राज़ील, इंडोनेशिया भी टॉप 10 में हैं।
अब ऐसे में आप भारत के खिलाफ जो मुहिम चलाई है ना इसने, वो इसके गले पड़ गई है। वो मैं आपको बताऊं कि मतलब आप ये देखें कि दुनिया की जो टॉप एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनमें चाइना 2025 में 4.8, 2026 में 4.7। इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट एंटायर वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में 6.6 है 2025 और 2026 में 6.2। तो मुझे पाकिस्तान तो इसमें कहीं नज़र नहीं आया, ऐसी किसी पॉजिटिव लिस्ट में पाकिस्तान नहीं होगी। टेररिज्म, भिखारी, ये वो में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका का परेशान होना लाजमी है। अमेरिका कहता है कि डाइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, डेड इकोनॉमी। वहाँ पे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर 100 बिजनेसमैन लेके आता है डील करने के लिए। गूगल ऐलान करता है कि हम $15 बिलियन इंडिया के AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इजराइल ने लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफर किए हैं। स्विट्ज़रलैंड $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, और ये भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, भारत को रोकने के लिए साजिशें कर रहे हैं। ये अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी, बिजनेस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि कुछ कंट्रीज हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है, जैसे इंडिया और ब्राज़ील। ये अमेरिका को सही रिएक्शन दें, वरना हमारे पास बड़े रास्ते हैं। इनको अपनी मार्केटें खोलनी होंगी और अमेरिका के एक्शंस, ऐसे एक्शंस रोकने होंगे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। अबे अपने मुल्क का सोचेंगे, वो तुम्हारा नहीं सोचेंगे। तुम कभी किसी का सोचते हो अपने फ़ायदे के लिए? दुनिया के दर्जनों कंट्रीज़ में तुम लोगों ने फ़ौजें भेजी, जंगें लड़ी, मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। अब साजिशें क्या कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको पाकिस्तान की ISI के ज़रिए खरीदा गया है। 300 से 400 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भारत में बैठे हैं, और इनको पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान की कल्चर, फूड, इन चीज़ों की तारीफ के टास्क दिए गए हैं। हरियाणा से यूट्यूबर वसीम अकरम फिर को गिरफ्तार किया, इससे पहले ज्योति मल्होत्रा और ऐसे कई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लोग जानबूझ के भारत के खिलाफ पोस्टें करते रहे। फॉर्मर CIA ऑपरेटिव इंडिया में बिजनेस वीज़ा पे आया था, वो पेस्टर बन गया, और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ जाके लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करता रहा। तो ये है कि CIA अब पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे मदरसे खोल रही थी, अब इंडिया में क्रिश्चियनिटी के नाम पे ये चीज़ें कर रहे हैं, और ऐसे कई एजेंट मुंबई में भी पकड़े गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, बड़ी गंदी गेम चल रही है, और इस गंदी गेम को रोकने के लिए भारत की लीडरशिप सावधान है, और रशिया के पेट्रोल के ऊपर जो अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो ये है कि उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं, उसके अपने एलाइज ने मना कर दिया है। यूरोपियन यूनियन से कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मना कर दिया कि हम रशिया का पेट्रोल या गैस खरीदे बगैर रह नहीं सकते। बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड ने ख़ास तौर पे कहा है कि हमारी ज़रूरत है, हम रशिया की एनर्जी खरीदेंगे। पिछले 8 महीने में $11 बिलियन की एनर्जी खरीदारी हुई है रशिया से, इन यूरोपियन यूनियन के 3 कंट्रीज़ की तरफ से। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की कोई सुन नहीं रहा। अरबगान को मना किया तो अरबगान ने कहा हम तो ख़रीदेंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई तुम, तो उसने कहा भाई हम लैंडलॉक कंट्री हैं, हमें और कोई रास्ता है नहीं, हमारे पास कोई शिप तो आ नहीं सकता एनर्जी गैस वगैरह लेके।
सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमें गैस की ज़रूरत है, हम तो रशिया से ही खरीदेंगे। जंग ये लोग रशिया से लड़ रहे हैं अमेरिका के कहने पे, लेकिन यह है कि मजबूरी है इनकी। यूरोप को डराया हुआ है यूक्रेन से कि यूक्रेन तुम लोगों को तबाह कर देगा, रशिया तुम लोगों को, यूरोप को कब्जा कर रहा है, यूक्रेन की वजह से तुम लोग बचे हुए हो। और यूरोपियन यूनियन, अजीज दोस्तों, एंड पे मैं ये 1.5 मिनट की वीडियो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये महिला एक बड़ी भयानक सिचुएशन यूरोपियन यूनियन के कुछ शहरों की बता रही है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Population change is not some invented scare tactic, it's the reality happening all around us. Look at the numbers. In Brussels, 52% of school children are Muslim. In Amsterdam, 43%. In Vienna, 41%. In London, 37.5%. These are not stories, but facts. In Budapest, in my home city, it is still low, around 5-7%, but the trend is clear. What is happening on the West will soon reach Eastern Europe as well. And the problem is not that someone is Muslim. The problem starts when the ideology begins to suppress our worldview. When little girls are asked to cover their shoulders because someone else's culture demands it. When a Brussels representative says, if you don't like the Muslim environment, go somewhere else. That's not integration, that's cultural pressure and colonization. This is not empty fear-mongering. The world around us is changing, and faster than we might think. Our schools, our streets, our cities are transforming. And if we don't pay attention, others will write our future for us. Saying this is not hatred, but self-defense. It's common sense. We cannot allow others to dictate how we should live in our own country. And that's the problem. This is not a game and not a political slogan for you to use. This is the reality. We can play with it, downplay it, but the facts are available for everyone to see. So it would be really good to look at them before it's too late and we realize that we missed our chance. The choice is still ours today.